हेलो एवरीवन, श्योरिटी सेंटर में आप सभी लोग का स्वागत है। ये यूके यानी उत्तराखंड एपीओ 2010 का पेपर है और ये सॉल्व पेपर है। और आज हम लोग बात करेंगे सीआरपीसी दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के बारे में। तो चलिए देख लेते हैं कि इसमें किस किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं। और अगर ये आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और अगर चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए देख लेते हैं क्या पूछता है क्वेश्चन। तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन जो सीआरपीसी का है वो ये है कि सीआरपीसी की निम्न धाराओं में से किस धारा के अधीन एक पुलिस अधिकारी मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना और वारंट के बिना किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है। तो अगर आपको सेक्शन याद होगा तो सेक्शन 41 में ऐसा प्रावधान किया गया है कि पुलिस अधिकारी बिना वारंट के किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है। उसमें कुछ कंडीशन बताई गई हैं, वो सारी कंडीशन अगर फुलफिल होती हैं तो वहाँ पे वो गिरफ्तार कर सकता है। सेक्शन 42 के जो कंडीशन है वहाँ पर नाम और निवास बताने से इनकार करने पर गिरफ्तारी का प्रावधान दिया गया है। और जो सेक्शन 40 है वहाँ पे ग्राम के मामले के संबंध में नियोजित अधिकारियों के कतिपय रिपोर्ट करने के कर्तव्य के बारे में बताया गया है। और सेक्शन 51 में गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की तलाशी के बारे में, ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है, तलाशी के बारे में वो बंद किया गया है। चलिए दूसरा देख लेते हैं कि दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत निर्देश किया जा सकता है। तो निर्देश हमेशा किसको किया जाएगा? उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट को। ठीक, अगला देख लेते हैं। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के निम्न कौन धारा कई व्यक्तियों को संयुक्त विचारण का प्रावधान करती हैं? तो धारा 223 कई व्यक्तियों के संयुक्त विचारण का प्रावधान करती हैं। अब इसको देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या डिटेलिंग है। तो धारा 223 किन व्यक्तियों पर संयुक्त आरोप लगाए जा सकेंगे के बारे में है, तथा धारा 222 जब वह आरोप जो साबित हुआ है आरोपित अपराध के अंतर्गत है के बारे में, तथा धारा 224 कई आरोपों में से एक के लिए दोष सिद्ध पर जो शेष बचे होते हैं उनमें वापस लेने के बारे में प्रावधान करता है। जबकि धारा 221 जहां इस बारे में संदेह है कि कौन सा अपराध किया गया है के बारे में प्रावधान किया गया है। तो आई थिंक ये सारा क्लियर हो गया होगा। चलिए अगला देख लेते हैं। यहाँ पूछ रहा है कि सहायक लोक अभियोजक अधिकारी की नियुक्ति संबंधित धारा, जिसका पेपर आप लोग देने जाएंगे एपीओ और जिसका पेपर आप लोग सॉल्व कर रहे हैं, तो ये है सेक्शन 25। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की निम्न धाराओं में से किस धारा के अधीन एक अभियुक्त व्यक्ति स्वयं सक्षम साक्षी हो सकता है? तो आप देखेंगे धारा 315 में अभियुक्त व्यक्ति का सक्षम साक्षी होने के बारे में है, जबकि यहाँ जो धारा 313 में अभियुक्त की परीक्षा करने की शक्ति के बारे में बताया गया है। धारा 317 कुछ मामलों में अभियुक्त की अनुपस्थिति में जांच और विचारण किए जाने के लिए उपबंध किया जाता है। और धारा 300 मेरे ख्याल से आप सभी लोगों को पता होगी कि एक बार दोष सिद्ध या दोष मुक्त किए गए व्यक्ति को उसी अपराध के लिए विचारण न किए जाने के बारे में प्रावधान किया गया है। अगला देखते हैं, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की निम्न कौन सी धारा विवाह के विरुद्ध अपराध के अभियोजन से संबंधित है? तो यहाँ 198 जो आपकी है वो विवाह के विरुद्ध अपराधों के अभियोजन के बारे में प्रावधान करती है। ठीक है, जबकि जो ये सेक्शन 196 है राज्य के विरुद्ध अपराधों के लिए बताया गया है, तथा ऐसे अपराध करने के लिए आपराधिक षड्यंत्र के लिए अभियोजन के बारे में प्रावधान करती है। सेक्शन 197 जो है आपका न्यायाधीशों और लोक सेवकों के अभियोजन एवं धारा 199 मानहानि के लिए अभियोजन के बारे में प्रावधान किया गया है। यहाँ कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अपराध संक्षिप्त रूप से विचारणीय है, यानी उसका समरी ट्रायल हो सकता है। तो कौन सा अपराध है? तो वो अपराध जो मृत्युदंड, आजीवन कारावास या 2 वर्ष की अवधि से अधिक के कारावास से दंडनीय नहीं है, उनका समरी ट्रायल हो सकता है। अगला देख लेते हैं।
दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के निम्न किस धारा में उच्च न्यायालय की पुनरीक्षण शक्ति बताई गई है? तो आप ध्यान देंगे कि धारा 401 सेक्शन 401 जो है वो आपके पुनरीक्षण शक्ति के बारे में, हाई कोर्ट के बारे में प्रावधान करती है, जबकि धारा 400 अपर सेशन न्यायालय की शक्ति तथा धारा 399 सेशन न्यायालय के पुनरीक्षण शक्ति एवं धारा 403 पक्षकारों को सुनने का न्यायालय के विकल्प के बारे में प्रावधान करता है। ठीक, अगला देखते हैं। चलिए, ये कहता है कि सीआरपीसी की कौन सी धारा दुभाषिया सत्यनिष्ठा ठीक से भाषांतर करने के लिए आबद्ध से संबंधित है? तो ये आंसर गलत दिया हुआ है। यहाँ पे जो आंसर डी है आपका धारा 282 से संबंधित है ये। ठीक है, ये आपका सीआरपीसी में है। अगला ये पूछ रहा है कि दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत अन्वेषण का उद्देश्य क्या है? देखिए, पुलिस अधिकारी अन्वेषण करेगा तो अन्वेषण का कोई ना कोई तो उद्देश्य होगा। तो जो दोषी है उसके विरुद्ध साक्ष्य एकत्र करना ही इनका क्या है? इनका मेन मकसद है। तो जो पुलिस अधिकारी है वो क्या करेगा? यहाँ पे साक्ष्य एकत्र करेगा किसके अगेंस्ट? भाई जो दोषी व्यक्ति है। तो ये सेक्शन 2J जिसे हम लोग 2H बोलते हैं इंग्लिश में, इसमें दिया गया है पुलिस इन्वेस्टिगेशन के बारे में। ठीक है, और इस संहिता के दिन पुलिस अधिकारी द्वारा या मजिस्ट्रेट से भिन्न किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा जो मजिस्ट्रेट द्वारा इस नियत प्राधिकृत किया गया है साक्ष्य एकत्र करने के लिए किया जा सकता है। तो मजिस्ट्रेट नहीं करेगा, मजिस्ट्रेट इंक्वायरी करेगा, बट यहाँ पे क्या है? ये कौन करेंगे? ये इन्वेस्टिगेशन पुलिस अधिकारी करेंगे। चलिए अगला देख लेते हैं। यहाँ पे है अगला, दंड प्रक्रिया संहिता की निम्नलिखित किस धारा में उच्च न्यायालय की अंतर्निहित शक्ति के बारे में प्रावधान किया गया? तो ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, 482 सेक्शन। इसमें बताया गया है उच्च न्यायालय की अंतर्निहित शक्ति के बारे में। धारा 483 न्यायिक मजिस्ट्रेटों का न्यायालयों पर अधिक्षण का निरंतर प्रयोग करने का उच्च न्यायालय का कर्तव्य के बारे में। धारा 480 जो है वो विधि व्यवसायी करने वाले प्लीडर का कुछ न्यायालय में मजिस्ट्रेट के तौर पर न बैठने के बारे में प्रावधान किया गया है। चलिए अगला देख लेते हैं कि दंड प्रक्रिया संहिता के निम्नलिखित किस धारा के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति का साक्षी के रूप में परीक्षण करने के लिए कमीशन जारी करने का प्रावधान किया गया है? तो धारा 284 में ये प्रावधान किए गए हैं। अगला देखते हैं, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की निम्न धारा में से जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने पर मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा कारावास के दंडादेश की व्यवस्था की गई है, तो वो किस सेक्शन में है? तो सेक्शन 31 में ऐसा दिया गया है। और किसी मजिस्ट्रेट या न्यायालय के जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने पर इतनी अवधि के कारावास से दंडित कर सकता है जो लॉ ने उन्हें दी है। अगला है कि दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की निम्नलिखित में से कौन सी धारा लागू होगी जबकि पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी यह सूचना पाता है कि किसी व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली है? तो आपने देखा होगा सेक्शन 174 इस बारे में प्रावधान करता है। अगला देख लेते हैं कि दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की कौन सी धारा यह उपबंधित करती है कि किसी व्यक्ति ने जो एक बार दोषित अथवा दोषमुक्त हो चुका है उसी अपराध के लिए दोबारा से नहीं किया सकता? तो अभी हम लोग ने देखा सेक्शन 300 इसके बारे में प्रावधान करता है। दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा के अधीन एक व्यक्ति जिसके विरुद्ध न्यायालय द्वारा जारी वारंट की तामील न होने पर फरार होने की उद्घोषणा की जा सकती है? तो सेक्शन 82 उद्घोषणा के बारे में बताता है कि जब कोई व्यक्ति वारंट एग्जीक्यूट नहीं हो पाता किसी व्यक्ति के अगेंस्ट और वो फरार हो गया है तो वहाँ पे जो उद्घोषणा की कार्यवाहियाँ हैं वो स्टार्ट होती हैं और ये होती हैं सेक्शन 82 से। ठीक है, अब धारा 82 के अनुसार यदि किसी न्यायालय को यह विश्वास करने का कारण है कि कोई व्यक्ति जिसके विरुद्ध वारंट जारी किया गया है फरार हो गया है या अपने को छिपा रहा है, ऐसा वारंट का निष्पादन नहीं किया जा सकता तथा ऐसे न्यायालय उससे यह अपेक्षा करने वाली लिखित उद्घोषणा प्रकाशित कर सकेगा और एक स्पेसिफिक प्लेस पे स्पेसिफिक समय पर जो कि उस उद्घोषणा के प्रकाशन की तारीख के कम से कम 30 दिन के पश्चात होने का हाजिर होने का वहाँ पे क्या करेगी? जारी करेगी।
चलिए अगला देख लेते हैं क्वेश्चन कि दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की निम्न धाराओं में से कौन सी धारा यह उपबंध करती है? किसी व्यक्ति द्वारा किसी पुलिस अधिकारी के अन्वेषण के दौरान किया गया कोई कथन यदि लेखबद्ध किया गया है तो कथन करने वाले व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित नहीं किया जाएगा। तो सेक्शन 162, यहाँ पे सेक्शन 162 के अनुसार किसी व्यक्ति द्वारा किसी पुलिस अधिकारी से इस अध्याय के अधीन अन्वेषण के दौरान किया गया कोई कार्य लिखित लेखबद्ध किया जाता है तो वह कथन करने वाले व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित नहीं किया जाएगा। अगला देख लेते हैं, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की निम्न धाराओं में से कौन सी धारा के अधीन किसी जमाव को तितर बितर करने के लिए सशस्त्र बल का प्रयोग किया जा सकता है ताकि लोक सुरक्षा बनाए रखी जा सके? तो ऐसा होता है धारा 130 में। 129 में सिविल बल के प्रयोग के बारे में बताया गया है। 130 में सशस्त्र बल के बारे में बताया गया है। 131 में जमाव तितर बितर करने के लिए सशस्त्र बल के कुछ अधिकारों की शक्तियों के बारे में बताया गया है तथा 132 में पूर्ववर्ती धाराओं के अधीन किए गए कार्यों के लिए अभियोजन से संरक्षण के बारे में प्रावधान किया गया है। अगला देख लेते हैं कि किस मामले में भार साधक कोई लोक अभियोजक या सहायक लोक अभियोजक निर्णय सुनाए जाने के पूर्व किसी समय किसी व्यक्ति के अभियोजन को या तो साधारणता या उन अपराधों में से किसी एक के अधिक के बारे में जिसके लिए व्यक्ति का विचार किया जा रहा है न्यायालय की सम्मति से वापस ले सकता है, वगैरह वगैरह। यहाँ पे अभियोजन वापस लेने की बात कर रहा है तो वो किस सेक्शन के अधीन हो रहा है? तो सेक्शन 321 के अधीन। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन से सही सुमेलित नहीं है? यहाँ शब्द देखिएगा, नहीं देखिएगा। देखिए सबसे ए, न्यूसेंस हटाने के लिए सशर्त आदेश 133 सही है। जहाँ लोक अधिकारी के अस्तित्व से इनकार किया जाता है वहाँ प्रक्रिया 137। भूमि या जल उपयोग के अधिकारों संबंध विचार 147। न्यूसेंस या आंशिक खतरे के अर्जेंट मामलों में आदेश जारी करने की शक्ति सेक्शन 145। यहाँ पे ये देखिए ये 144 में बताया गया है। अगला देख लेते हैं, सहायक सत्र न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है तो संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय द्वारा। ठीक, अगला देख लेते हैं, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत असंज्ञेय अपराध की प्रवृत्ति होती है तो जमानती और सामान्य। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि दंड प्रक्रिया संहिता की जो सेक्शन 2C है वो आपका कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में बताता है। ठीक है, कॉग्निजेबल ऑफेंस कैसे होते हैं? जिसमें कि पुलिस अधिकारी विधि के अनुसार बिना वारंट की गिरफ्तार कर सकता है। और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस कैसे होते हैं? तो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में वो बिना जो आपका वारंट है उसके बिना गिरफ्तार नहीं कर सकता। तो ये असंज्ञेय मामला है तो ये जमानती होते हैं और सामान्य प्रकृति के होते हैं। ठीक है, अगला देख लेते हैं, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की निम्न धाराओं के अंतर्गत उन दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के लिए जिनके कब्जे में वे हैं सम्मन जारी किया जा सकता है। तो सेक्शन 91 दस्तावेजों के लिए सम्मन जारी करने की बात करता है। तो यहाँ पे देखिए ये सेक्शन 91 है। अब यहाँ पे क्या बता रहा है कि सेक्शन 90 जो है इस अध्याय के उपबंधों को साधारणता समनों और गिरफ्तारी वारंटों को लागू करने के बारे में है और जिसमें सेक्शन 91 में दस्तावेज या अन्य चीज़ पेश करने के लिए समन के बारे में बताया गया है। सेक्शन 94 बताता है उन स्थान की तलाशी के बारे में जिनमें चुराई हुई संपत्ति आदि रखे होने का संदेह होता है। ठीक, सेक्शन 95 है कि कुछ प्रकाशकों को संपहरण है उनकी तलाशी के लिए यहाँ पे वारंट जारी किया जा सकता है। तलाशी वारंट जारी करने की शक्ति के बारे में प्रावधान सेक्शन 95 में दिया गया है। अब अगला देख लेते हैं कि दंड प्रक्रिया संहिता में किस धारा में निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान किया गया है? सेक्शन 304 में। और ये आपका APO मतलब CBI APO में ये क्वेश्चन आपका आया था जो 20 सितंबर को आपका हुआ है। तो ये थे आपके CRPC के क्वेश्चन पेपर। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो भी आप लोग को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो को लेके अगले लेक्चर में। जय हिंद।